स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पश्चिम बंगाल में रुझानों में टीएमसी को जीत मिल गई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। बंगाल में दीदी की वापसी से बीजेपी के सत्ता में आने के सपना चूर चूर हो गया है। बंगाल के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। क्या बंगाल में दीदी की सल्तनत को चुनौती नहीं दी जा सकती है, या बीजेपी ने प्लानिंग में कोई कमी छोड़ दी? दीदी की जीत के वो क्या फैक्टर है जिससे टीएमसी ने एक बार फिर बंगाल में जीत की हैट्रिक लगाई है? ये विजुअल्स आप देख रहे हैं जी हाँ, टीएमसी सेलिब्रेशंस के। देखिए हरा गुलाल है और लोग डांस कर रहे हैं, कार्यकर्ता सड़क में। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने मना किया है कि बहुत ज्यादा लोग होंगे, जस्ट का जुलूस होगा, एफआईआर लिख देंगे, एसओ तक को निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन ये जस्ट ही कुछ ऐसा है कि शायद कार्यकर्ता मानने को राजी नहीं है, निकल आए। हालांकि नजर इस पे भी होगी कि आखिर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में क्या हो रहा है, क्योंकि आखिरी राउंड ऑफ आप कह सकते हैं जो वो इस समय चल रही है वहां पर काउंटिंग की, और ममता बनर्जी नेक टू नेक है। 6 से 7 वोट्स आप कह सकते हैं पीछे हैं। उम्मीद यही करते हैं क्योंकि बंगाल का जो मूड है वो बंगाल का मूड बताता है कि बिल्कुल बीजेपी को नकारा है और टीएमसी ने किया। अच्छा, ममता की जीत के मायने क्या है ये समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। आप क्या कहते हैं बंगाल के नतीजे? जी हाँ, बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड बिल्कुल नहीं चल रहा। जी हाँ, जय श्री राम वाला नारा जो था वो बंगाल में बीजेपी लेकर गई थी लेकिन नहीं चला। ममता का सहानुभूति कार्ड चल गया। जहां महिला है, अकेले है, लड़ रही है, पैर में फ्रैक्चर है, फुटबॉल और व्हील चेयर साथ में चला। बंगाली बनाम बाहरी का मुद्दा चल गया, यानी बंगला अस्मिता का मुद्दा था वो भी चला। ममता का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड काम आ गया। जो चंडी पाठ किया था, बता दिया था कि मैं भी पंडित हूं, परेशान मत होइए आप लोग, चल गया। मुस्लिम वोटर्स ने एक मुश्त ममता के पक्ष में वोट दिया। कोई कांग्रेस नहीं, कोई आईएसएफ नहीं, कोई लेफ्ट नहीं, एक मुश्त ममता के साथ खड़े हो गए क्योंकि ममता ही बीजेपी से लड़ते हुए नजर आ रहे थे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ममता का राजनीतिक कद बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि ऐसे समय में जब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी चल रहे थे, कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं दिख रहा था, ऐसे में हैट्रिक लगा के अपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा अगर ममता होगा तो बिल्कुल गलत नहीं है। बंगाल में रुझानों में दीदी की वापसी के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। जीत की खुशी में उन्होंने पटाखे चलाए। हालांकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का ये आप कह सकते हैं उल्लंघन है, लेकिन आप देखिए पुलिस भी है, सब कुछ है। बड़ी जीत है और बहुत मुश्किल से जीत मिली है टीएमसी को, जो दिख रहा है। कार्यकर्ता इस बात को जानते हैं, इतनी आसान नहीं थी ये जीत। एक ममता अकेली थी, आधी पार्टी गायब हो चुकी थी। बीजेपी बिल्कुल उफान और तूफान के साथ लड़ रही थी बंगाल में। ऐसे में रथ रोकना बीजेपी का इतना आसान नहीं था, वो भी अकेली महिला और वो भी फ्रैक्चर पैर में। ये कोलकाता की तस्वीरें आप देख लीजिए। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर के बाहर की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ग्रीन कलर का देखिए आप, ये अबीर होता है जिससे ये होली खेली जा रही है। और ममता का जो एक साइन है माँ माटी मानुष वाला जो उन्होंने बनवाया था, वो आपको शर्ट्स पे दिखाई पड़ेगा। ये टीएमसी कार्डर है, बंगाल की अस्मिता है, ममता स्ट्रीट फाइटर है। और ये आपको ये दिखा रहे हैं, ये ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। लाइव फ्रेम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से कहूंगा, एक बार पीसीआर को कि एक बार फिर से क्यों करके दिखाएं। ये लाइव फ्रेम है। कुछ ही देर में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं पे करेंगी। मुझे लगता है इंतजार कर रही होंगी कि जहां नंदीग्राम से भी जीत का जो मिठाई है वो मिल जाए, उसके बाद बाहर आए। हारने का कोई वे नहीं है। बहुत खुशी हम लोग, बहुत ज्यादा खुशी हम लोगों को है जीत के लिए। देखिए एक बात बोल रहे हैं, बंगाल में दीदी छोड़ के कोई बात नहीं होता है। बहुत आदमी आया, बहुत आदमी गया, बोईरा का तो बहुत आया, बहुत गया। हम लोग दीदी का सपोर्टर था, हम लोग दीदी का सपोर्टर है। अगला दिन में भी दीदी का साथ ही रहेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं बोलेंगे। आप उल्लास देख रहे हैं यहाँ पे कैसा हो रहा है। हम लोग का बंगाल में कोई बाहर का आदमी आके राज्य नहीं संभाल पाएगा।
जहां एक तरफ शरद पवार ने बधाई दी और कहा ये विकास की जीत है, वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी रुझानों में टीएमसी की बढ़त पर दीदी को बधाई दी है और कहा है सेंटर के सामने दीदी झुकी नहीं। बंगाल की शेरनी टाइग्रेस ऑफ बंगाल ममता दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता सबसे ज़्यादा बधाई को पात्र है। डेफिनेटली एक स्त्री, एक जख्मी शेरनी जिस तरह से मैदान में उतरकर अकेली लड़ रही थी, पूरी तरह से उनके पार्टी को ध्वस्त किया, उनके पार्टी के नेताओं को तोड़ दिया, दबाव डाला, सेंट्रल एजेंसी का दबाव चुनाव के समय, सभी लोग उनके खिलाफ, उनके ही लोग खड़े किए, फिर भी ये बंगाल की शेरनी पीछे नहीं हटी, लड़ती रही और आखिरकार एक ऐतिहासिक जीत ममता दीदी ने प्राप्त की है। ये पूरे देश के लिए, राजनीति के लिए प्रेरणादायी है। शिवसेना संजय राउत को आप सुन रहे थे, साफ कह दिया है शेरनी थी, झुकी नहीं, लड़ती रही और जीत गई। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी फिर आगे हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 820 वोटों से ममता बनर्जी आगे हो गई है। इस वक्त अंतिम राउंड की मतगणना जारी है। 820 राउंड से आगे बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी पीछे हो गए। 16 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। 820 वोटों से ममता बनर्जी आगे हो गई। नंदीग्राम में ममता बनर्जी फिर आगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है ममता बनर्जी को। उससे पहले ममता बनर्जी टीएमसी के लिए बड़ी खबर, 820 वोटों से ममता बनर्जी आगे हो गई। सुबह से ही हम देख रहे थे कभी 7,000 से पीछे, कभी 10,000 से पीछे, लेकिन जो लास्ट राउंड है उसमें 820 राउंड से फिलहाल ममता बनर्जी आगे है। और कहावत है इट्स ऑल गुड व्हेन इट एंड्स गुड, यानी अब अंत भला तो सब भला। अंत का 16वां राउंड 820 राउंड से आगे बिल्कुल माने नहीं रखता है। आप 1 वोट से जीतिए, 1 लाख वोट से जीतिए, जीत होती है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी पिछड़ गए हैं। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, 16 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 820 वोटों से ममता बनर्जी आगे चल रही है। जी हां, 820 के आंकड़े से ममता बनर्जी आगे हैं। टीएमसी को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिल गई है और आप कह सकते हैं 213, यानी अब कोई बहुत बड़ा उलटफेर होने की उम्मीद नहीं है। मात्र 77 सीटों पर बीजेपी आगे, यानी आप कह सकते हैं लगभग 3 गुने पर ममता बनर्जी चल रही है। इसका आकलन शायद मुझे लगता है कि टीएमसी को भी नहीं होगा। टीएमसी भी सोच रही होगी 150 160 तक, लेकिन 200 के पार है टीएमसी। और ऐसे में नंदीग्राम सीट फंसी हुई थी, लगातार नजरें थी। अब खबर यह आ रही है नंदीग्राम से कि ममता बनर्जी फिर आगे हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल के चुनाव से, नंदीग्राम में ममता बनर्जी फिर आगे हो गई है। बीच में 6-7 वोट से पीछे हुई थी, फिर आगे हुई और अब 820 वोटों से ममता बनर्जी आगे हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंदीग्राम में ममता बनर्जी 820 वोटों से आगे चल रही। लास्ट राउंड है, थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, उसके बाद ममता बनर्जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी आज क्या बोलेंगी, निगाहें इस पे होंगी। जीत का तो जश्न है ही है, लेकिन एक बड़ा चुनाव ममता बनर्जी ने जीता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुनवाएंगे आपको ममता बनर्जी क्या बैठेंगी। इंडिया न्यूज आप बिल्कुल लगातार इंडिया न्यूज पर रहिए, लाइव आपको सुनवाएंगे कि ममता बनर्जी जीत के जश्न के साथ कैसे आगे आती हैं। और संजय राउत ने तो कह ही दिया है, शेरनी है, झुकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा। सचिन भल्ला, प्रेम कुमार, अतर जिया खान, राज बिहारी साहब, साथ ही साथ नीरज राय टीएमसी से होंगे और प्रेम कुमार जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं। राज बिहारी जी हमारे साथ हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राज बिहारी जी, जो ये आकलन था, इससे देश में मैसेज अब जाएगा क्या? आज ममता बनर्जी की जो जीत है, जो आंकड़ा मिल रहा है और बड़ा चुनाव बीजेपी ने लड़ा, बीजेपी को भी सीटें मिली, 4 से 74 हो, 78 हो, बीजेपी ने भी सीधा सीधा मार्जिन ठीक ठाक उठाया। लेकिन देश में
जो विपक्ष की राजनीति है, विपक्ष का चेहरा है, उसके लिए मैसेज क्या है आज? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस और लेफ्ट ममता बनर्जी को अपना चेहरा मानेंगे? बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर चुनाव लड़े हैं। केरल में राहुल गांधी ने पूरी जान लगा दी थी लेफ्ट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर, लेकिन क्या हुआ? लेकिन अब जब बात आएगी कि ये ठीक है, देखिए बंगाल में एक मैसेज दिया गया कि मोदी के खिलाफ सब एकजुट होइए, सब एकजुट हो गए, सब लोगों ने मैदान छोड़ दिया टीएमसी के लिए। और लेकिन बंगाल के चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी, ये बिल्कुल हम इसको मान के चल सकते हैं कि ममता बनर्जी के लिए कोई भी नेता मैदान नहीं छोड़ने वाला है। नहीं, राजबिहारी बहुत फोकस में आपसे आंसर चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज एक रीजनल छत्र, रीजनल पार्टी, रीजनल लीडर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को रोकते हैं बंगाल के अंदर। बीजेपी ने जितनी ताकत से चुनाव लड़ा, अच्छा चुनाव लड़ा और सीटें भी मिल रही, इसमें कोई इत्तेजाज नहीं। मैसेजिंग इसकी क्या होगी और राज्यों के लिए? आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है। मैसेजिंग क्या होगी कि अगर रीजनल लीडर्स हैं तो शायद सेंट्रल लीडरशिप के चेहरे उतने नहीं चलेंगे? नहीं, देखिए अगर आप 5 राज्यों के चुनाव की बात करें, असम में बीजेपी ने सरकार दोबारा बनाई, पांडेचेरी में सरकार बनाने की तरफ है, और पश्चिम बंगाल में भी 3 से 80 तक पार्टी पहुंची है। 10% वोट से लगभग 39-40% वोट बीजेपी को मिल रहा है। तो बीजेपी को वहां पर उपलब्धि हुई है, अगर राजनीतिक तौर पे इसको देखें। नहीं, मैं मानता हूँ, इसको मत मैं राजबिहारी जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ठीक है राजबिहारी, एक बार नीरज राय जी का रुख कर लेते हैं। नीरज राय जी, टीएमसी के लिए बड़ी जीत है और हमने मतलब कई सालों में देखा है कि एक कैंपेन ममता बनर्जी चलाती हैं। कई बार उनके खास लोग, आसपास के लोग कहते हैं ममता फॉर पीएम, सीएम के बाद पीएम। ये पिछली बार भी चल चुका है। कांग्रेस आप कह सकते हैं बैरिकेड की तरह खड़ी थी, ये पोजीशनिंग ममता बनर्जी को दी नहीं थी। अब आज 2021 के मुहाने पे हम खड़े हैं, क्या ये माना जाए कि 24 के लिए अब टीएमसी पुश करेगी कि ममता बनर्जी दिल्ली की ओर देखें समूचे विपक्ष को? क्योंकि वो पार्टियां जो कांग्रेस के साथ आने में असहज हैं, जैसे आप कहिए बीजेडी है, केजरीवाल है, जगन है, इन सब से ममता बनर्जी का अच्छा और निजी संबंध है। तो क्या ये माना जाए कि ऑप्शन के तौर पे अब ममता बनर्जी अपने आप को दिल्ली की तरफ प्रोजेक्ट करेंगी? पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में और वहां पर सभी को बुला के उन्होंने एक रेट सभी कोई पंच फैलाए, लेकिन ममता बनर्जी अपने राज्य में जहां पर चुनाव किस पार्टी के लिए अपने राज्य में जगह छोड़ी? एक पार्टी को उन्होंने ठीक है एक सीट दे दी, लेकिन उसके अलावा ममता बनर्जी ने किस पार्टी के लिए जगह छोड़ी? एससीबी टिकट मांग रही थी, शिवसेना भी कह रही थी हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो ममता बनर्जी समर्थन करने लगे। लेकिन इन लोगों की पश्चिम बंगाल में कोई ताकत भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कि कोई राज्य इस तरह। तो केरल में भी लेफ्ट ने वापसी की है। क्या लेफ्ट के नेताओं को मेरे ख्याल से लेफ्ट का तो कई राज्यों में भी अपना थोड़ा बहुत कैडर जो भी है कैडर तो है ही। और नहीं, नीरज, आप इस बात को समझिए, लेफ्ट की जीत केरल तक सीमित है। आप इस बात को समझिए, डीएमके की जीत तमिलनाडु तक सीमित है, लेकिन ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जो जीत है, प्रेम कुमार जी आपको लाना चाहूंगा, ये पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। इसका संदेश समझिए जरा क्या है। देखिए, एक तो है कि ममता बनर्जी पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी है, अलग बात है कि उस समय वो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन ये जीत जो है बहुत बड़ी जीत है। इसलिए बहुत बड़ी जीत है, देखिए एक ऐसे समय में जबकि ये दिख रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी का अभियान है उसको रोकेगा कौन, ये रुकेगा कौन, रुकेगा कैसे, तो उसमें भी ये चल रहा है। कोई अप्रत्याशित लग रहा है देश में बहुत लोगों को, हमें तो नहीं लग रहा, लेकिन बहुत लोगों को अप्रत्याशित लग रहा है कि ममता बनर्जी कैसे जीत रही। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से ये जीत हासिल की है, और आप देखिए लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं
मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस तरह से वोट किया कि 50% ममता बनर्जी को वोट ला दीजिए, वो हार ही नहीं सकती। 50% के करीब वोट ही पहुंचा दिया। उन्होंने कुर्बानी दी है अपनी पार्टी की। नहीं प्रेम कुमार जी, उन्होंने कुर्बानी दी है अपनी पार्टी के लिए। प्रेम कुमार जी, इससे मैं सहमत नहीं हूं। एक लाइन ये भी चल रही थी बंगाल से लेकर दिल्ली तक कि लेफ्ट का ये मानना था कि अगर इस बार ममता बनर्जी जीतेंगी तो लेफ्ट का अपना अस्तित्व पश्चिम बंगाल में खत्म हो जाएगा। लेफ्ट की वापसी तभी हो सकती है जब बीजेपी वहां पर सत्ता में आए और ममता बाहर जाए। ऐसे में ये लाइन चल रही थी कि लेफ्ट ने अपना वोट जो है वो कहीं डेलिबरेटली बीजेपी में ट्रांसफर तो नहीं कराया जो आज इतनी सीटें दिख रही हैं। सुनिए रजत जी, आप जो बोल रहे हैं ना, इसी बात को एक नारा दे करके बढ़ाया गया। ये प्लांटेड नारा था कि अब इस बार ममता हार जाए और अगला इलेक्शन राम और वाम के बीच हो, राम और वाम के बीच हो। ये जानबूझकर के एक एस्पिरेशन पैदा दिया जा रहा था कि ताकि इस बार ममता को हराया जाए। लेकिन इस चीज को वामपंथी और कांग्रेस के लोगों ने समझा। ठीक है, आपको कह रहा है पूरा वोट ट्रांसफर, हाँ वोट शेयर ट्रांसफर कराया। शिवम को लाऊंगा। शिवम बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिवम, ये जो जीत है बीजेपी की असम में है, पुडुचेरी मिल रही है, लेकिन आप वही कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा हुआ लेकिन स्वीट डिश में कमी रह गई। अगर आप बंगाल जीतते तो जितने भी मैसेज होता वो अब से लेके 24 तक बिल्कुल अश्वमेध यज्ञ की तरह बिल्कुल चलता रहता आपका। शिवम, ठीक कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पश्चिम बंगाल के निर्णय और नतीजे आए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षा से पूरे नहीं कर पाए हम उसको, ये बात सत्य है। और ये अध्ययन का विषय हुआ कि हमने ऐसा कहाँ कमी हमारी तरफ से छूट गई कि हम उसको नहीं पूरा कर पाए। लेकिन निश्चित रूप से असम में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः वापसी करी है और पुडुचेरी के अंदर में सरकार हम बनाने जा रहे हैं, तो ये दोनों मुझे लगता है कि रे ऑफ होप और अच्छा सिग्नल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए मैं रजत आपसे कहूं, जो पार्टी 3 सीटों पर थी, आज हम मैं बिल्कुल शिवम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो पार्टी 3 और 4 सीट की थी, आप 4 सीट शिवम आप 4 सीट गिन रहे हैं। आप लोकसभा की अपनी परफॉर्मेंस देखिए और परसेंटेज देखिए और आज की परफॉर्मेंस देखिए और देखिए लोकसभा से लेकर अब तक जो मेहनत बीजेपी ने करी है वो मेहनत का जो रिजल्ट होना चाहिए था वो मिसिंग है। ठीक है, एक बार सचिन भल्ला जी को जाना चाहूंगा। सचिन भल्ला जी, मैसेज क्या है इस जीत का ममता बनर्जी के? अब तो माना जाए जब वो दिल्ली आए तो विपक्ष के सारे नेता ये कहें कि हाँ भाई ममता ही लीडर है। देखिए, आज ममता जी ने जो दिखाया है भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड के लिए एक सीख है कि भारत की जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएं, जब एक आपने अभी सुना ही था कि वो कह रहे थे घायल शेरनी, तो शेरनी हमारी तो भारतवर्ष की जो भी माताएं बहनें हैं, जब ये ठान लेती हैं तो बड़े से बड़े मुकाम को ये पार करने में सक्षम हो जाती है। इनको ठानने में जो पीछे जितनी मर्जी इनको रोकने की कोशिश की, देखिए उनकी पैर में मोच आ गई। उसके बाद होकर में उन्होंने पूरी बंगाल में जाके एक ट्रेनिंग के सफर पे जाके उसने अपने संगठन को टूटने दिया। उस तरफ से इन्होंने कोई नहीं, ये पूरी तरह से इन्होंने अपने को समेट के रखा, अपने संगठन को समेट के रखा। आप देखें कि आप 1 महीने पहले इसमें हम जो भी हिसाब लगा रहे थे तो यही लग रहा था कि इनकी पैर में मोच आ गई है, बहाना लगा रहे हैं, ये हो गई, ये हार गई, ये डर गई, ये काफी अटकलें आ रही थी। लेकिन आज इन्होंने भारतवर्ष की, अपने साथ साथ भारतवर्ष की हर बेटी को ऐसा एक सम्मान दिलाया ठीक है सचिन जी, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। एक बार अतर जिया खान साहब भी हमारे साथ हैं। अतर साहब, बार बार ये भी एक चर्चा का विषय बन रहा था कि आईएसएफ चुनाव लड़ रही है, ओवैसी बीच में कैंपेन करने आ रहे हैं, लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि साहब लेफ्ट और कांग्रेस का जितना वोट बैंक था वो सीधे सीधे ममता बनर्जी को मिल गया। देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूं और ट्वीट भी कर रहा हूं कि ममता बनर्जी सिर्फ वोट के पोलराइजेशन से नहीं जीती है। ममता बनर्जी का जो गवर्नेंस था और उनका जो लास्ट माइल डिलीवरी थी, खासकर बिल्कुल गरीब लोगों के लिए, और गरीब लोगों के लिए जो उनका कनेक्ट था इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड कास्ट, वो बहुत मजबूत था।
और जिस कदर का डेवलपमेंट और जिस तरह के जितने भी नेशनल इकोनॉमिक पैरामीटर हैं, उस पे जिस तरह बंगाल ने परफॉर्म किया था वो भी लोगों को पता था। और मैं बंगाल के वोटर्स को सैल्यूट करना चाहता हूं कि वो लोगों ने जुडिशियसली वोट किया। उनका परसेप्शन और उनका वोट और जजमेंट दोनों बहुत अच्छा था। ठीक है, जिस तरह का और डेमोक्रेसी के लिए ठीक है डेमोक्रेसी की ये जीत हुई है, प्रेम कुमार जी, जीत हुई है। प्रेम कुमार जी, आपको लाना चाहूंगा, मैं समझना चाहूंगा 3 बड़े कारण, अगर हम इसकी समीक्षा करें, जो रुझान दिख रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि ममता की जीत है। प्रेम कुमार जी, 3 बड़े कारण ममता की जीत के पीछे और 3 बड़े कारण बीजेपी की हार की वजह, क्या देंगे आप? देखिए, ममता की जीत के पीछे जो 3 बड़े कारण मैं देख रहा हूं, वो एक तो उन्होंने जो अपने काम पर फोकस किया, चुनाव से ठीक पहले द्वारे द्वारे जो घर वो गई, अपना कार्यक्रम किया, अपने कार्यक्रम के बारे में बताया, महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा, जो कि दिखा नहीं, मीडिया में आया नहीं, महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा। और उसके बाद एक जो कैंपेन उनके खिलाफ चला था, उसका बहुत मजबूती से उन्होंने जवाब दिया। वो लड़ी, नंदीग्राम को उन्होंने सेलेक्ट किया, नहीं परवाह की कि हम हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन एक संदेश दिया, पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी को यूनाइट किया, मॉरली यूनाइट किया, सीधे नरेंद्र मोदी जी को फाइट किया। ये 3 पॉइंट ममता जी के पक्ष में जाते हैं। और 3 पॉइंट जो बीजेपी के खिलाफ में जाते हैं, वो ये है कि उन्होंने ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक्स किए, सारे नेताओं ने पर्सनल अटैक्स किए, एक बात। दूसरी बात है कि इस चुनाव में जिस तरीके से राष्ट्र के नाम संबोधन देते हुए 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, अभिभावक की तरह प्रधानमंत्री जी पेश होते थे, और जब रैली करने जाते तो बिल्कुल उल्टा दिखता था। ठीक है, तो इसका भी रिएक्शन जनता ने दिया है। रिएक्शन है। सुपन अर्पण जी हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन जी कांग्रेस से हैं। सुमन अर्पण जी, कैसे इस चुनाव कैसे देखा जाए? बड़ा नेक टू नेक चुनाव हो रहा था, डेली एक नए डायलॉग्स निकलते थे, पर्सनल अटैक्स होते थे, चंडी पात होता था, आईएसएफ की एंट्री होती थी, बेहतरीन कैंपेन हमने देखा और दिलचस्प चुनाव था। ऐसे जर्नलिस्ट ऐसे चुनाव देखना, समझना, बहुत कम ऐसे चुनाव आपको मिलते थे। बीजेपी का लूप होल क्या देखती, कहां पर बीजेपी माइनस हो गई पूरे चुनाव में? बीजेपी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जहां तक समझ में आता है कि उसका हिंदुत्व को चेहरा बनाकर चुनाव को लड़ना, ये उसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट रहा। और वही इसी चीज का ममता ने फायदा उठाया। कभी उन्होंने चंडी पाठ खुद भी किया, कभी वो सेकुलरिज्म की बात करती थी, और माँ माटी मानुष को लेकर जो उनके ऊपर आघात हुए थे, बार बार उन्होंने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं ये चीज जो हम एक औरत होकर, उन्होंने एक औरत होने का फायदा उठाया और जो जनता तक घर घर पहुंची। और एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगी कि बीजेपी का सबसे बड़ा लूप पॉइंट ये भी रहा कि जो चुनाव रहा ये बीजेपी वर्सेस ऑल था। अभी प्रेम जी ने थोड़ी देर पहले बोला कि ये चुनाव ममता वर्सेस मीडिया था। ये चुनाव ममता वर्सेस मीडिया नहीं था, बल्कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस ऑल था, कि जितनी भी पार्टियां थी वो एकदम से सारी की सारी बीजेपी को हराने के लिए आ गई। और उसका जो हिंदू तत्व का जो मुद्दा था, यहाँ पर विकास की बात ना करते हुए बीजेपी ने जो हिंदू तत्व को आगे किया, जो जय श्री राम का नारा था, आज वही नारा उसके खिलाफ इस्तेमाल। ठीक है सुपन अर्पण टेकन। महिला होने का भी फायदा मिला, पर्सनल अटैक्स लोग पैनल ने बताया कि ममता बनर्जी पर किए गए, उसका भी फायदा सीधा सीधा ममता बनर्जी को मिला। चंद्रमोहन जी, आपको डिबेट में लाना चाहूंगा। आपके आने से पहले प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि साहब लेफ्ट और कांग्रेस का जितना वोट बैंक था वो सीधे सीधे ममता को ट्रांसफर हो गया। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ राहुल गांधी एक बार गए, प्रियंका गांधी एक बार भी नहीं गई, यानी एक तरीके से केक वॉक था। आपने कहा ममता बनर्जी चुनाव जीत जाए हमको सुकून होगा, प्रधानमंत्री मोदी चुनाव ना जीत पाए, बीजेपी चुनाव ना जीते, ममता जीत जाए, ठीक है। चंद्रमोहन जी, देखिए, कभी भी कहीं भी जो चाहे कोई खेल हो, चाहे कोई राजनीति का विषय हो, कोई भी पार्टी कभी भी ऐसी विचार नहीं रखती है। ये अपने वक्तव्य के अंदर किसी राजनीति का किसी का विचार है तो उस पर कोई पक्षक्षेप नहीं करा सकता। हार जीत का एक सामान्य होना एक अलग चीज है। उस चीज के अंदर जो चीज आई है वो सामने अगर कहीं कांग्रेस नहीं दिखी तो सबसे बड़ी शर्मनाक हार भाजपा की हुई, क्योंकि जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूरा प्रदेश अध्यक्ष एक स्टेट को इतना बड़ा इलेक्शन बनाता चला गया और कोरोना जैसी इस आपदा का ध्यान हटाकर पूरी तरह से इलेक्शन को
मैनिपुलेट करने में लगा रहा। शिवम बीजेपी को लाइए, शिवम बीजेपी को भी लाइए। चंद्रमोहन जी, शिवम बीजेपी को रखिए स्क्रीन पे, शिवम बीजेपी को स्क्रीन पे रखिए। चंद्रमोहन जी, दो लोगों को रखिए स्क्रीन पे, स्क्रीन पर दो लोगों को फिलहाल रखिए। एक बीजेपी, शिवम बीजेपी को रखिए। पीसीआर कि बंगाल की जनता ने आज एक देश की जनता के सामने मैसेज रखा है कि बेसिक मुद्दे के अंदर जिस चीज के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, उन सरकारों का ठीक है चंद्रमोहन जी, शिवम जी जवाब दीजिए। आपने मैनिपुलेट किया, आरोप यह भी है कोविड टाइम में आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए। जब देश को जरूरत थी तब आप चुनाव में लगे थे, चुनाव कम्युनाइज कराया। सारे आरोपों की झड़ी शिवम भाई आप ही पे है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, किस प्रकार का आकलन प्रेम जी भी कर रहे हैं, कितना बायस सा आकलन है वो देखने को मिल गया है। अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि ताक पे रख के हमने काम किया, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान के अंदर शासन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलता है और इस देश के संविधान के आधार पर किसी भी कोई ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। शिवम जी आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। शिवम जी सवाल पूछ रहे। शिवम जी सवाल सुन लीजिए, शिवम जी सवाल सुन लीजिए। प्रकार से जो शुरुआत हुई थी, अभी हालांकि इसका विश्लेषण करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, हम इंतजार करेंगे कि पूरे रिजल्ट आ जाएं तो देखेंगे किस फेज में कहां क्या मिल रहा है। तो ये अनुमान लगाएंगे कि जो पहले के 3 फेसेस थे उसमें बीजेपी को लीड थी, लेकिन जैसे जैसे कोविड आगे बढ़ा, शिवम जी क्या ये एक बड़ा कारण है? कोविड को लेकर जो हाहाकार हुआ उसने सीधे सीधे बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। शिवम जी देखिए, जीत जाते तो हीरो बन जाते। आज कहीं ना कहीं सरकार हम नहीं बना पा रहे, उसमें विफलता है, तो विफलताओं के अंदर में तो कोई सेहरा बांधता नहीं है, सच्चाई ये है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब ये लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे थे, तो आप इस बात से बिल्कुल किसी देश के अंदर किसी नागरिक को इस बात से कोई वो नहीं रहना चाहिए कि देश का नेतृत्व किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। मैं फिर कह रहा हूं कि जब इलेक्शन शिवम जी रैलीज तो चल रही थी, शिवम जी रैलीज में कमी नहीं थी, भीड़ में कमी नहीं थी। शिवम जी, चंद्रमोहन जी आइए। आप, राहुल गांधी ने सबसे पहले इस बात को कहा कि हम रैली नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भाई भीड़ मत बुलाइए। असम में विधायक शिफ्ट किए गए जयपुर, राहुल गांधी ने कहा कि साहब इन विधायकों को वापस भेजिए, काम है वहां पर काम करेंगे। मेरा ये कहना है कि क्या जो कोविड को लेकर मैनेजमेंट था केंद्र सरकार का, वो बंगाल में चुनाव पे उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है? चंद्रमोहन जी देखिए, आज बड़ी चंद्रमोहन जी को मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि देश संविधान के अंदर है और संविधान की किसी भी क्लॉज के अंदर ये मेंशन नहीं है आपको नेशनल में सबसे बड़ी कहती है। और देखिए, उसी संविधान की परिपाटी को वो भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, और उसी संविधान की परिपाटी में ये भी कहा जाता है जो सरकार या प्रधानमंत्री चुना जाता है, जो गृह मंत्री चुना जाता है, उससे सबसे पहला दायित्व अपने देश की जनता की जान माल का, देश की जनता, ठीक है, पॉइंट टेकन चंद्रमोहन जी, शिवम जी पॉइंट टेकन, ठीक है, शिवम जी एक बात समझाइए, शिवम जी जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी ने बनाई थी राजवंशी समाज को लेकर, मतुआ समाज को लेकर, वो जो सोशल इंजीनियरिंग थी, उसके बाद हमने देखा था प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे पे गए थे तो राजवंशी मतुआ समाज के जो मंदिर थे वहां पर भी गए थे, उसका भी एक मैसेज था, लेकिन उतना कुछ वोट में तब्दील हुआ नहीं। कैंपेन जो था वो बिल्कुल हाई वोल्टेज कैंपेन था बीजेपी का, 1% भी आप कह सकते हैं कि आप कहीं भी पीछे नहीं थे। लेकिन सीटों में गड़बड़ी क्यों हुई? आपका अपना आकलन क्या है शिवम जी? पूरी तरह से, देखिए मैंने कहा ना, ये आकलन का विषय है, मुझे लगता है कि हम इस पे कोशिश करी गई। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, तो निश्चित रूप से चिंता की जाएगी। लेकिन मैं एक बात तय कह सकता हूँ, जो लोग, ठीक है, नीरज राय को लाइए, जिम्मेदारियां छोड़ दी और चुनाव में लग गए। नहीं है, मुझे आप बताइए, एक ऐसी पार्टी जिसका विधानसभा के अंदर में अस्तित्व नहीं था, वर्चस्व नहीं था, उसने आकर के अगर 3 सीटों से 100 सीटों का आकर हम लेकर जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमने अच्छा काम किया है। लेकिन अच्छा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही, रोकूंगा, बिल्कुल बहस वाली बात नहीं, बिल्कुल शिवम जी रोकूंगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है ममता बनर्जी को चुनाव जीतने पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा अपडेट, इसको ब्रेकिंग करिए। राजनाथ सिंह ने बधाई दी है ममता बनर्जी, कोई शक शुबा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज होगा। प्रेम कुमार जी, राजनाथ सिंह के फोन करने का मतलब सरकार का फोन पहुंच गया?
ये आप मान सकते हैं, लेकिन मुझे तो एक्सपेक्टेशन था कि प्रधानमंत्री जी उनको बधाई देते। नहीं, प्रधानमंत्री जब फाइनल रिजल्ट आएगा 100% प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अरविंद केजरीवाल अमित शाह जी उनको बधाई देते, जेपी नड्डा जी उनको बधाई देते। अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो जेपी नड्डा जी को देना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बधाई देंगे, तो बिल्कुल क्लियरिटी है। मैं अगर पार्टी के हिसाब से देखें तो मुझे तो बीजेपी अध्यक्ष से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो बधाई दें। वो बधाई दे। राजनाथ सिंह बीजेपी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो तो रक्षा मंत्री है। लेकिन बीजेपी